सभी लोगों को नमस्ते। आज हम भवन निर्माण से पूर्व के दीमक नियंत्रण की विधि आज जानेंगे इस प्रेजेंटेशन में। तो उसके लिए हम आज सबसे पहले जानेंगे कि दीमक की जैविक प्रक्रिया क्या होती है, यानी बायोलॉजी। फिर मूल रूप से जो भवन निर्माण से पूर्व के दीमक नियंत्रण की विधि है उसके सैद्धांतिक तथ्य क्या है, और फिर हम उस प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे। खास करके जो भवन निर्माण में जो आरसीसी फाउंडेशन का भवन निर्माण होता है उसमें कई बार बेसमेंट यानी कि निम्न तल जो होता है वो किसी बिल्डिंग में होता है और किसी बिल्डिंग में नहीं होता। तो उन दोनों के की प्रक्रिया देखेंगे हम किस तरह से की जाती है दीमक नियंत्रण की। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैविक प्रक्रिया दीमक की। और उसमें अगर आप देखेंगे कि इस विश्व में जो दीमक होता है उसकी अलग अलग प्रजातियां हैं, और विश्व भर में लगभग 2650 प्रजातियां हैं दीमक की, और उसमें से लगभग 350 प्रजातियां भारतवर्ष में पाई जाती है। इसमें से कुछ एक जो प्रजातियां हैं वो लकड़े को काफी नुकसान पहुंचाती है, जिसमें होता है सबटेरेनियन टर्माइट्स, यानी भूमि के नीचे रहने वाली जो दीमक होती है वो, और उसमें खास करके ओडोंटोटर्मिस जो 75 से 80% घरों के लकड़े को नुकसान पहुंचाती है। फिर होता है कॉप्टोटर्मिस, हेट्रोटर्मिस, रेटिकुलिटर्मिस या जूटर्मोप्सिस। अलग अलग प्रजातियां हैं, ये मुख्य तरह की प्रजातियां हैं जो इसको लकड़े को नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी तरह की एक दीमक होती है जो सूखे काष्ठ को यानी सूखे लकड़े को नुकसान पहुंचाती है, उसको ड्राईवुड टर्माइट भी कहते हैं, जिसमें क्रिप्टोटर्मिस, इंसिस्टिटर्मिस और मार्जिनिटर्मिस की मुख्य जातियां हैं। अब अगर हम उसका जीवन चक्र देखें दीमक का, तो ये जो जीवन चक्र है इसमें दीमक जो होता है वो सामाजिक कीट है आमतौर पे। और इस सामाजिक कीट को की एक झुंड होता है, यानी कॉलोनी होती है, जिसमें अलग अलग तरह के सदस्य होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के सदस्य जो होते हैं ये मिलजुल के एक दूसरे को मदद करके, एक दूसरे की सुरक्षा करके, एक दूसरे का पोषण करके जीते हैं, इसलिए ये सामाजिक कीट होते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के सदस्य होते हैं, जिसमें होती है सबसे प्रमुख जो सदस्य होती है वो होती है रानी। और ये जो रानी होती है ये इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है इस पूरे प्रणाली में वो होता है उसको प्रजनन करना। यानी प्रजनन यानी बच्चों को जन्म देना और आगे उसका पूरा विस्तार करना कॉलोनी का। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है रानी का। और रानी जो होती है वो काफी उर्वर होती है, उसकी क्षमता काफी होती है अंडे देने की। लगभग 30,000 अंडे वो एक दिन में दे सकती है। और पूरे कॉलोनी जो होती है, पूरा जो झुंड होता है दीमक का, वो इस रानी के ऊपर मुख्य तो निर्भर होता है। उसके बाद जो सदस्य होता है, जो महत्वपूर्ण सदस्य होता है, जो है वो राजा। और राजा का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि रानी को उर्वर करना, उसके अंडे फर्टिलाइज करना, और फिर जिसमें से बच्चे निकलेंगे और जो अपने झुंड का सभासदत्व करेंगे और उसकी अलग अलग तरह की कामकाज संभालेंगे। फिर तीसरे तरह का जो सदस्य होता है वो है
कर्मचारी दल, और ये जो कर्मचारी दल होता है ये सबसे अधिक संख्या में होते हैं इस झुंड में। तो ये जो कर्मचारी दल है उनका मुख्य उद्देश्य होता है, उनका मुख्य जो कार्य होता है वो घर बनाना, यानी नेस्ट होता है इनका दीमक का। वो घर की रचना, उसका पूरा कामकाज देखते हैं। वो जो कर्मचारी दल होता है वही भोजन का प्रावधान भी करते हैं। भोजन यहाँ से ले जाके पूरे झुंड को खिलाना, पूरे सदस्य जो होते हैं उनको खिलाना, ये सबसे बड़ा कार्य होता है। और ये जो मेंबर्स अलग अलग जो बच्चे रानी जन्म देती है उन अंडों को लेके जाके उस घर में अलग अलग जगहों पे रखना, और उनमें से जो बच्चे निकलते हैं उनके आगे परवरिश करना, उनको खिलाना पिलाना बच्चों को, ये भी काम जो होता है वो कर्मचारी दल का होता है। फिर चौथा सदस्य जो होता है वो है सैनिक दल या सैनिक। तो जो सैनिक होता है वो तो नाम से ही पता चलता है कि सैनिक जो होता है उसको जो मेन कार्यभार होता है उसका वो अपने झुंड की सुरक्षा करना। तो ये जो सैनिक दल होता है, आप अगर किसी भी टर्माइट के या इसके दीमक के नेस्ट को अगर आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो सैनिक दल होता है, क्योंकि वो भांप लेते हैं कि कुछ तो खतरा आया हुआ है अपने झुंड के लिए, और इस वजह से वो सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। फिर और दो तरह के अलग अलग सदस्य होते हैं इसमें, जिसमें प्रमुख प्रजननकर्ता होते हैं या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स। तो ये जो प्रमुख प्रजननकर्ता जो होते हैं वो तब पैदा होते हैं जब कॉलोनी जो होती है वो परिपक्व हो जाती है, यानी उसमें लगभग 6-7 लाख जब सदस्य हो जाते हैं उस कॉलोनी में, तो जो उसमें सब सैनिक होते हैं, कर्मचारी दल होता है, रानी राजा होते हैं, तो ये जब कॉलोनी जब परिपक्व बनती है तब ये जो रानी होती है वो कुछ विशेष तरह के अंडे देती है, जिसमें से जो निकलेंगे बच्चे वो आगे जाके भावी जो होंगे राजा रानी होंगे। तो इनको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स या प्राथमिक जननकर्ता। तो इसी तरह से एक माध्यमिक जननकर्ता होते हैं, प्रजनन दल होता है। और ये जो माध्यमिक प्रजनन दल होता है वो थोड़े बहुत भावी राजा रानी की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनको हम बोल सकते हैं जैसे बैकअप प्लान होता है। तो बैकअप यानी कोई अगर दुर्घटनावश रानी की मृत्यु हो जाती है तो ये जो माध्यमिक प्रजनन दल होता है ये सारा कार्यभार संभाल लेता है, और फिर इनमें से एक जो होता है सदस्य वो उसको रानी की तरह बनना पड़ता है, और फिर आगे जाके वो रानी बन जाती है। तो ये होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव या माध्यमिक प्रजनन। तो इस तरह से जो हमने देखा कि जो दीमक जो होता है वो काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में, डिसिप्लिन वे में चलता है, और हर हर सदस्य को अपना अपना कार्यभार होता है, वो अपना अपना कार्यभार बखूबी निभाता है और अपना कार्य संभालता है और अपने झुंड की सुरक्षा और विस्तार के लिए कार्य करता है। तो आजकल के युग में खास करके शहरों में हम देखते हैं कि बहुत सारी भवन बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, और उसकी वजह से काफी सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, काफी पेड़ों को तोड़ा जाता है और फिर उसके ऊपर भवन
बनाया जाता है। तो फिर जो कुदरती तौर पे जो इनका खाद्य होता है लकड़ा, दीमक जो होता है वो सिर्फ लकड़ा खा के अपना उदर निर्वाह करता है। तो ये जो लकड़ा है नेचुरली जो अवेलेबल होता है, पर्याप्त होता है, उसको वो तो आजकल मिलता नहीं है, क्योंकि शहरीकरण की वजह से इन पेड़ों को नष्ट किया जाता है। और फिर जब भवन बनते हैं तो फिर ये जो दीमक होती है, ये खाद्य की शोध में भवनों के अंदर चली जाती है। ईंटों और सीमेंट से बनी जो दीवार होती है, इनके अंदर से ये अपना रास्ता खोज लेती है और फिर उस जगह तक पहुंचती है जहां पे कहीं कोई लकड़ा होगा, जहां कोई डोर फ्रेम या दरवाजा होगा या खिड़की होगी जो लकड़े की बनी होगी, या कोई फर्नीचर होगा घर में, अलमारी होगी जो लकड़े की होगी। तो फिर ऐसी जगहों पे पहुंच के ये जो कर्मचारी दल होता है वो लकड़ा खाना शुरू कर देते हैं और इसी तरह अपना उदर निर्वाह करते हैं और उस लकड़े को पूरी तरह से वो नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो इस वजह से शहरों में भवन निर्माण का कार्य बहुत जोर शोरों से चलता है। इसकी वजह से जो दीमक के जो इसकी इन्फेस्टेशन की जो क्षमता होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से यहाँ पे या आजकल दीमक के नियंत्रण को काफी महत्व मिला हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि दीमक के नियंत्रण की विधि किस तरह से होती है, क्या किया जाता है दीमक के नियंत्रण के लिए। तो इसमें दो तरह के दीमक के नियंत्रण होते हैं। भवन निर्माण से पूर्व की एक विधि होती है जिसको हम प्री कंस्ट्रक्शन बोलते हैं और वो प्री कंस्ट्रक्शन या भवन निर्माण से पूर्व की विधि जो होती है वो भवन निर्माण के कार्य के समय ही की जाती है। अब जब भवन निर्माण हो जाता है लेकिन किसी कारणवश ये दीमक के नियंत्रण दीमक का नियंत्रण नहीं किया जाता है इन भवनों के निर्माण के दौरान, तो फिर कई बार दीमक का प्रकोप हो जाता है और दीमक का पर्याक्रमण इन घरों में हो जाता है और फिर हमें फिर कोई और विधि देखनी पड़ती है और उसे कहते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन या भवन निर्माण के पश्चात के दीमक नियंत्रण की विधि। तो आज हम विशेष करके भवन निर्माण से पूर्व के दीमक नियंत्रण की विधि विस्तार से जानेंगे। तो इसमें अगर हम सैद्धांतिक तत्व देखेंगे कि भवन निर्माण से पहले की विधि में सही मात्रा में क्या किया जाता है सही मायने में, तो आपको ये जानना जरूरी है कि भले वो भवन निर्माण से पूर्व के दीमक नियंत्रण हो या भवन निर्माण से पश्चात के दीमक नियंत्रण हो, उसमें सैद्धांतिक तौर पे एक ही बात की जाती है और वो है कि जो मिट्टी भवन के नींव से सटी होती है या भवन के नींव में लगी होती है, तो उस मिट्टी का रासायनिक उपचार किया जाता है और उसमें रासायनिक प्रक्रिया करके उसको स्प्रे किया जाता है, घोल उसमें डाला जाता है ताकि उस मिट्टी में एक समान रूप से एक उसे कहते हैं कि एक रासायनिक अवरोध बने। तो रासायनिक अवरोध यानी बैरियर अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर जो दीमक जो खास करके जो भूमि के अंदर से जो आने वाली होती है सबटेरेनियन टर्माइट, जो कि 80% घरों में लकड़ों को नुकसान पहुंचाती है, तो उस दीमक का नियंत्रण हो। वो दीमक जब
इस अवरोध भरे मिट्टी से या तो पास जाए तो ये मर जाती है, या फिर उसके पार चले जाती है, लेकिन फिर उसका रसायन के छू जाने की वजह से मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से एक रासायनिक अवरोध बनाना, ये सबसे एक मूलभूत तत्व है इस भवन निर्माण से पूर्व के दीमक नियंत्रण की विधि में। संक्षिप्त में हम देखेंगे कि क्या क्या आवश्यक है अगर हम भवन निर्माण से पूर्व के दीमक नियंत्रण करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले तो एक जब भवन निर्माण होता है तो उसमें एक प्लान बनता है। तो वो प्लान जानना और हमारे पास होना आवश्यक है कि कहाँ क्या होने वाला है, कि इसकी रचना कैसे होने वाली है भवन की। ये जानकारी बहुत आवश्यक होती है और वो हमें जानकारी मिलती है प्लान से। तो वो प्लान आवश्यक होता है। दूसरी बात तो ये जो भवन निर्माण से पूर्व के दीमक नियंत्रण की प्रक्रिया होती है, उसमें हमें ड्रिलिंग वगैरह भी करना पड़ता है कई बार। फिर स्प्रे पंप से कई बार ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप होते हैं, मोटर ऑपरेटेड पंप। तो उसकी वजह से बिजली की आवश्यकता होती है, तो बिजली का होना भी जरूरी है। फिर जो स्प्रे पंप जिसको हम बोलते हैं, या तो मोटर ऑपरेटेड या हैंड ऑपरेटेड स्प्रे पंप होना आवश्यक है आपके पास। फिर उसके पश्चात जो जो वहाँ का साइट इंजीनियर होता है, जो भवन निर्माण के इसमें इंजीनियर है उस प्रोजेक्ट में, उसके साथ आपका संपर्क बना रहना चाहिए, क्योंकि भवन निर्माण के पूर्व की जो दीमक नियंत्रण की प्रक्रिया है वो उसके लिए हमें अलग अलग स्टेजेस में जाकर के वहां पे काम करना पड़ता है। तो साइट इंजीनियर जो होता है उस प्रोजेक्ट का, उसके साथ आपको संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। फिर एक बात बहुत ही आवश्यक जो है इसमें, आप अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें जब बरसात हो जाती है तो बरसात होने के पश्चात आपको ये ट्रीटमेंट नहीं करनी है। तो आ, ऐसे सिचुएशन में आपको ये ट्रीटमेंट करनी है जब जो मिट्टी जो है वो सूखी हो और पानी को सोख ले या घोल को सोख ले कीटनाशक के, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। और जो आवश्यकताएं हैं उसमें है कि जो कीटनाशक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका डोज रेट, उसका एप्लीकेशन रेट अलग अलग, जो कि कैसे घोल बनाना है वो प्रक्रिया। जो कीटनाशक का निर्माता जो होता है उसने ये सब जानकारी कीटनाशक के बोतल के साथ दी होती है, तो वो पढ़ना बहुत आवश्यक है और उसको जानना बहुत आवश्यक है। और फिर जब घोल बनाते हैं तो उस घोल को बिल्कुल अच्छी तरह उसको कीटनाशक को घोलना, उसमें घुल जाना आवश्यक है पानी में, ताकि उसका एक समान रूप से रासायनिक अवरोध बन सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कोई भवन बनता है, नया बिल्डिंग या भवन, तो उसमें किस तरह से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है और वहां पे नींव बिछाने का काम शुरू होता है। तो नींव बिछाने में जो स्तंभ होते हैं, उसको जिसको हम कॉलम बोलते हैं या फाउंडेशन पिलर, तो ये जो स्तंभ होते हैं वो पहले बिछ जाते हैं, उसको बनाया जाता है उस गड्ढे में। और फिर कुछ ऊपर तक ये बनाने के बाद उसके साथ उसको बीम्स डाले जाते हैं। तो उस तरह से फिर उसमें मिट्टी फिर डाली जाती है, उस जो चौकोन बनते हैं बीम और कॉलम के, उसमें
फिर से जो खोद के मिट्टी निकाली होती है, गड्ढे खोद के, वो मिट्टी वापस डाली जाती है, उसको बोलते हैं बैकफिल। और फिर आगे जब ग्राउंड लेवल पे आता है तो यही जो कॉलम्स होते हैं वो ऊपर और ऊपर बनाए जाते हैं, और फिर उसका निर्माण पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्योंकि जो भवन का निर्माण होता है उसमें अलग अलग तरह के भवन होते हैं। एक तो होता है आरसीसी फाउंडेशन वाला, यानी री इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसमें पूरी तरह से सीमेंट, रेत और उससे सलाख वगैरह इस्तेमाल करके बनाया जाता है, उसको आरसीसी फाउंडेशन बोलते हैं। मेसनरी फाउंडेशन जो होता है उसमें ईंट, पत्थर वगैरह भी डाले जाते हैं, और फिर उससे फिर नींव बिछाई जाती है, और फिर भवन का निर्माण आगे उस तरह से बनाया जाता है, जिसको हम मेसनरी फाउंडेशन या लोड बियरिंग भी बोलते हैं। तो खास करके हम भवन निर्माण से पूर्व के दिमक नियंत्रण की विधि के लिए हमने आज सिर्फ चुना है आरसीसी फाउंडेशन को। तो आरसीसी फाउंडेशन में हम कैसे भवन निर्माण से पूर्व के दिमक नियंत्रण की प्रक्रिया कर देंगे, ये आज हम विस्तार से जानेंगे। तो इस आरसीसी फाउंडेशन वाले भवन में भी दो तरह के प्रक्रियाएं होती है, जिसमें एक में होता है स्टिल्ट बिल्डिंग विदाउट बेसमेंट, यानी जो निम्न तल होता है या बेसमेंट होता है वो किसी किसी बिल्डिंग में आरसीसी वाले नहीं होता, तो और किसी किसी बिल्डिंग में होता है। तो हम जिस बिल्डिंग में आरसीसी में बेसमेंट नहीं होता उसमें वो बिल्डिंग कैसे बनती है पहले ये देखेंगे, और फिर हम उसकी प्रक्रिया, जो भवन निर्माण से पूर्व के दिमक नियंत्रण की प्रक्रिया कैसे की जाती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो आरसीसी वाली बिल्डिंग होती है जिसमें बेसमेंट नहीं होता, तो वो बनती कैसे है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि पहले एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, जो जमीन से समतल ना होके अंदर काफी खोदा जाता है, और फिर जहाँ पे नींव बिछाई जाती है। तो जो गड्ढा, सपोज कर लो आप कि गड्ढा खोद दिया है, ये जो है ये गड्ढा है, ये आउटलाइन इसकी। तो ये जब गड्ढा खोदा जाता है उसके बाद जो है सलाखों का काम होता है। सलाखों की जैसे अलग अलग चौकोन बनाए जाते हैं एक दूसरे को बांध के, समेट के, और फिर उसके इर्द गिर्द लकड़े के बक्से, प्लाईवुड के बक्से बनाए जाते हैं, और उसमें फिर सीमेंट का घोल डाला जाता है, रेत सीमेंट और फिर पानी मिक्स करके उसका घोल बना करके ये जो है ये कॉलम या स्तंभ बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो फाउंडेशन पिलर बनते हैं पहले, उसके बाद ये कुछ एक हाइट तक, कुछ एक ऊंचाई तक जब ये स्तंभ बन जाते हैं, तो इसके ऊपर जो है बीम बनाए जाते हैं। तो बीम जो होता है वो स्तंभ की तरह होता है पर आड़ा होता है, सीधा ना होकर के आड़ा होता है। तो कॉलम जो होता है वो सीधा होता है और बीम जो होता है वो आड़ा होता है। तो इस तरह से जब कॉलम के एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसके ऊपर बीम बनाए जाते हैं, और वो इस तरह से चौकोन बीम्स बनते हैं अलग अलग, उसका एक नेटवर्क होता है। और फिर जो मिट्टी होती है इर्द गिर्द की, जो जो गड्ढा खोदने में बनाई जाती है, जो मिट्टी निकाली जाती है वो फिर से इसमें फिर से डाली जाती है। तो ये देखेंगे आपकी ये जो स्तंभ है और उसके साथ जो बीम है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये मिट्टी फिर से इन्होंने डाल दी है। और फिर मिट्टी का पूरा मलबा डालने के बाद जब होता है ऊपर, जब जो पहले का जो कॉलम था उसके ऊपर और फिर कॉलम ऊपर
बनाए जाते हैं। फिर उसी तरह से इसका फ्लोरिंग भी बनता है नीचे वाले सबसे ग्राउंड फ्लोर का। फिर उसी तरह फिर ईंटों का ये बन जाता है, ईंट और सीमेंट मिला करके दीवारें बनती है। और फिर स्लैब, या हम इसको बोलते हैं पहला माला। तो ये स्लैब इस तरह से बनाया जाता है, इसमें सीमेंट फिर कंक्रीट वगैरह डाला जाता है, सलाखें होती है इसमें। तो इस तरह से ये ग्राउंड फ्लोर हो जाता है। अब स्टिल्ट बिल्डिंग जो होती है उसमें जो ये नीचे का जो एरिया है उसमें गाड़ियों के पार्किंग के लिए बनाया जाता है, व्यवस्था होती है इसमें। तो इसकी वजह से उसको स्टिल्ट बोलते हैं। और फिर इसके ऊपर पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, इस तरह से वो भवन बनाया जाता है। तो ये है विधि के जिस तरह से जो भवन होता है उसके जो जिसमें बेसमेंट ना हो वो भवन इस तरह से बनता है। तो वो भवन बनने के बाद इसके इर्द गिर्द भी सीमेंट के कई बार ये बना देते हैं, एप्रॉन बोलते हैं उसको, या प्लिंथ प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से ये भवन का निर्माण होता है जो जिसमें निम्न तल या बेसमेंट नहीं होता। अभी उसी तरह जैसे मैंने कहा था कि एक तो होता है विथ स्टिल्ट या बेसमेंट, विदाउट बेसमेंट, और स्टिल्ट फाउंडेशन। दूसरा होता है जो भवन होता है बेसमेंट विरहित होता है और उसमें होता है स्टिल्ट नहीं होता। यानी उसमें क्या होता है वो हम देखेंगे। बाकी सारी प्रक्रिया एक ही तरह से होती है स्टिल्ट में और इसमें भी। लेकिन ये जो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर जो होता है उसमें ईंटों का और ईंटों की दीवारें बनती है, ईंटों सीमेंट से भी मेसनरी वर्क जिसको बोलते हैं वो दीवारें बनती है। वहां पे गाड़ी के पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। तो इसको बोलते हैं विदाउट स्टिल्ट या ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 2 3 या जो भी है। तो इस तरह से ये जो भवन होता है ये बिना बेसमेंट का होता है, इस दो तरह के स्टिल्ट और विदाउट स्टिल्ट का। तो अब हम देखेंगे कि जो ये जो भवन है जिसमें निम्न तल या बेसमेंट नहीं है उसकी भवन निर्माण से पूर्व की दीमक नियंत्रण की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है। तो सब ये सारे विधियां हैं, इसको हम एक के बाद एक ये विधियां देखेंगे और फिर इसको जानेंगे। तो सबसे पहले जिसको कहते हैं जो विधि होती है वो ट्रीटमेंट ऑफ बैकफिल इन इमीडिएट कांटेक्ट विथ फाउंडेशन वॉल्स। तो हम पहले देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है बैकफिल की ट्रीटमेंट। तो जैसे उदाहरण के तौर पे जब गड्ढा खोदा गया उसके बाद उसमें स्तंभ की रचना हो गई। ये बहुत सारे स्तंभ एक विशेष ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इसमें बैकफिल किया जाता है। बैकफिल यानी मिट्टी वापस डाली जाती है। तो ये जब मिट्टी वापस डलती है तो इस तरह से वो स्तंभ को पूरी तरह समेट लेते हैं अपने आप में मिट्टी। और फिर इसमें हमें सबसे पहली जो विधि है भवन निर्माण से पूर्व की विधि वो पहले करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो स्तंभ है उसके चार जो भुजाएं हैं उसमें मिट्टी में रॉड डाल करके होल्स बनाने हैं आपको। तो इसमें आधे आधे फीट की दूरी पे ये चारों साइड से होल्स बनाने हैं। तो लगभग आधे या 1 फीट तक आप होल अंदर डाल के रॉड, लोहे की सलाख डाल के होल बना सकते हैं। और फिर ये आधे आधे फीट के दूरी पे जो होल्स बनाए हैं उसमें आपको समान रूप से कीटनाशक का घोल डालना है। और वो है उसकी मात्रा है लगभग 7.5 लीटर एक वर्टिकल मीटर के लिए।
यानी 1 वर्टिकल मीटर में यानी आपको लगभग 10 ऐसे होल आपको कवर करने हैं, जिसमें आपको 7.5 लीटर की मात्रा कीटनाशक के घोल की मात्रा आपको उसमें रिच जानी चाहिए। तो आप आगे देखेंगे, उसमें विस्तार से पता चलेगा तब आपको। तो ये देखिए कि ये जो पूरा स्तंभ है, उसके इर्द गिर्द जो मिट्टी है, उसमें आपने आधे आधे फीट की दूरी पे होल करके रॉड से, सलाख से आपने 7.5 लीटर का घोल, कीटनाशक का घोल डाल दिया है। तो वो जब नीचे रिसते हुए नीचे जाएगा मिट्टी में, तो ये सब जो स्तंभ है उसके साथ लग के ये सब एक रासायनिक अवरोध बनेगा, और ये अवरोध लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक आपको बनेगा। तो इसी की वजह से उसको बोलते हैं 1 वर्टिकल मीटर। तो 7.5 लीटर 1 वर्टिकल मीटर में आपको 7.5 लीटर घोल जाना आवश्यक होता है। तो आगे देखेंगे दूसरी जो विधि है, उसमें दूसरा स्टेप कि ट्रीटमेंट ऑफ टॉप सरफेस ऑफ प्लिंथ फिलिंग। तो पहले तो आपने देखा कि जो भवन के जो नींव के स्तंभ होते हैं, उसके इर्द गिर्द की जो मिट्टी होती है उसकी ट्रीटमेंट करी आपने। अब जो है ट्रीटमेंट ऑफ टॉप सरफेस ऑफ प्लिंथ फिलिंग, यानी जब एक मैंने कहा था कि एक विशेष ऊंचाई तक जब ये स्तंभ पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आपको बीम बनाए जाते हैं। और ये बीम ऐसे चौकोन की तरह से बनाए जाते हैं ताकि उसको एक बेस मिले और उसकी मजबूती बढ़े। तो ये जो बीम होते हैं ये चौकोन की तरह से बनते हैं, और ये चौकोन के अंदर, जैसे मैंने कहा पहले भी कहा था कि मिट्टी वापस डाली जाती है। तो इसमें मिट्टी बैकफिल या मिट्टी जब मलबा डाला जाता है, तो इसका तो आपने पहले ट्रीटमेंट कर दिया ये स्तंभों के इर्द गिर्द के मिट्टी का। अब जो है ये जो चौकोन है, इसके अंदर जो मिट्टी है, इसकी भी आपको ट्रीटमेंट करनी है, या इसका भी एक रासायनिक अवरोध बनाना है जिसमें से दीमक इस भवन के अंदर ना जा सके। तो वो किस तरह से किया जाता है, देखिए। जो जो इस चौकोन के अंदर जो मिट्टी है, उस मिट्टी को प्रति पूरा उसका उसका एरिया मेजर करके उसमें 5 लीटर प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से घोल, कीटनाशक का घोल उसमें स्प्रे किया जाता है। तो जैसे 10 स्क्वायर मीटर आप मान के चलो कि ये 10 स्क्वायर मीटर का एरिया है, तो आपको 10 हर स्क्वायर मीटर में 5 लीटर डालना है। तो 10 गुणा 5 यानी 50 लीटर का आपको कीटनाशक का घोल इस चौकोन में पूरी तरह से समान रूप से आपको स्प्रे करके डालना है, ताकि इसके नीचे की जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी उस कीटनाशक के घोल को सोख ले और फिर इसमें एक रासायनिक अवरोध या केमिकल बैरियर बने। ये देखिए आप प्रैक्टिकली ये कैसे किया जाता है कि प्लिंथ लेवल तक ये मिट्टी पहुंच गई है, नीचे कॉलम है यानी नींव के जो स्तंभ है वो है, और ये जो है साथ में ये जो बीम है, और बीम के अंदर मिट्टी डाली है, और इस चौकोन में ये इंसान 5 लीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कीटनाशक का घोल स्प्रे कर रहा है। कई बारी ऐसा होता है कि मिट्टी जो होती है वो अलग अलग जगहों की अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। कई जगहों पे मिट्टी सख्त होती है, तो उसमें जो हम कीटनाशक का जो घोल बनाते हैं और जो हम सोखना चाहते हैं उस मिट्टी में, वो ठीक से नीचे चला नहीं जाता, क्योंकि मिट्टी में कुछ कभी कभार क्ले अधिक मात्रा में होती है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना पड़ता है कि छोटे छोटे छेद उसमें मिट्टी में बनाने पड़ते हैं,
कोई छोटी सी सलाख ले करके 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पे आप छोटे छोटे होल बना सकते हैं उस प्लिंथ लेवल पे जो मिट्टी है उसमें। और लगभग ये जो होल होंगे वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहरे होने चाहिए। तो इस तरह से चौकोन के आकार में उसको छेद ऐसे बनाने चाहिए। और फिर उसमें ये कीटनाशक का घोल फिर उसको अर्जित करना चाहिए। तो उससे थोड़ा बहुत ये कीटनाशक अच्छी तरह से मिट्टी में रिस जाएगा और उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तो फिर देखते हैं तीसरी विधि की जो प्रक्रिया है, वो उसमें तीसरा कदम जो होता है, तीसरा स्टेप जो है वो देखेंगे हम। तो इसमें होता है ट्रीटमेंट ऑफ जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर। तो इसमें क्या होता है कि पहले आपने ये जो स्तंभ है उसके इर्द गिर्द की मिट्टी का ट्रीटमेंट किया था। दूसरे कदम में आपने ये जो अंदर की मिट्टी है उसका ट्रीटमेंट कर दिया था, उसको सराबोर किया आपने कीटनाशक के घोल से। अब जो है ये जो प्लिंथ है या बीम या शहतीर बोलते हैं जिसको, उसके साथ में जो मिट्टी होती है उसको हमने सिर्फ 5 लीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया था, पर यह पर्याप्त नहीं है। तो इस जो जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर का जो ट्रीटमेंट अलग से करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बीम होता है ये मिट्टी के काफी नीचे तक जाता है और इसमें 5 लीटर प्रति वर्ग मीटर की मात्रा पर्याप्त नहीं होती। तो हमें ये जो लाइनिंग है, ये जो बीम से सट के जो मिट्टी है, उस मिट्टी का भी अलग से दोबारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें फिर से उसी तरह छोटे छोटे आधे आधे फीट के दूरी पे रॉड से छेद करेंगे, लगभग आधा से 1 फीट गहराई तक। और फिर इसमें दोबारा से वर्टिकल मीटर का जैसे ट्रीटमेंट होता है वैसे लगभग 10 होल गिन करके आधे आधे फीट वाले, उसमें 7.5 लीटर जो है वो हम कीटनाशक का घोल डालेंगे। तो इसमें एक और तरह से हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस है इसमें आप गटर की तरह एक छोटा सा नाला भी बना सकते हैं यहाँ पे, जो लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ाई का हो। और उसके अंदर फिर ये मिट्टी उसकी निकाल के उतना छोटा सा नाला गटर की तरह उसके अंदर ये होल्स बना सकते हैं आप आधे आधे फीट की दूरी पे। और फिर 7.5 लीटर कीटनाशक का घोल डाल सकते हैं, यानी वो अच्छी तरह से नीचे तक वो घोल और समान रूप से सब जगह फैलेगा, नीचे तक जाएगा। तो जब आप ये कीटनाशक का घोल डालते हो तो अगर हम मिट्टी जो है वो पूरी निकाल दे तो ये घोल का जो क्या बोलते बैरियर जो है, कीटनाशक का अवरोध जो है, वो आपको किस प्रकार दिखेगा, ये यहाँ पे नीले रंग में दिखाया गया है। तो ये देखिए नीला रंग जो है ये पूरा जब कीटनाशक का घोल रिस जाता है तो फिर वो नीचे लगभग 1 मीटर की दूरी तक गहरे तक जा करके वो एक कीटनाशक का अवरोध बना लेता है और फिर वहां से कोई कीट यानी खास करके दीमक अंदर भवन के अंदर नहीं आ सकता। उसी तरह चौथे कदम पे देखेंगे तो ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल अलोंग एक्सटर्नल पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग। यानी इसमें क्या होता है, देखिए कि पहला माला उठ गया है सब, यानी लगभग सारा ट्रीटमेंट हो गया है, भवन का निर्माण लगभग ऊपर तक पहुंच गया है। और उसके बाद जब भवन का निर्माण पूरा हो जाता है तो ये देखिए ये जो नीचे है ये अभी तक नींव के स्तंभ है, इस पे इर्द गिर्द मिट्टी है। तो इसको मैंने पारदर्शक रूप से बनाया है दिखाने के लिए कि ये किस तरह अभी भी जमीन के अंदर है और इसके इर्द गिर्द अभी भी केमिकल का बैरियर
यानी रासायनिक अवरोध है। तो ये जब मिट्टी जब डल जाती है तो इसके इर्द गिर्द आपको और एक अवरोध बनाना है, रासायनिक अवरोध। उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल अलोंग एक्सटर्नल पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग। तो ये कैसे बनेगा, देखिए। ये मान लो आप मिट्टी पूरी तरह से डल गई है और इस बिल्डिंग के लिए कोई भी एप्रॉन बनाया नहीं गया, यानी एप्रॉन यानी प्लिंथ प्रोटेक्शन या ऐसा कोई ग्रेडिंग नहीं बनाया गया उसके इर्द गिर्द। तो ग्रेडिंग अगर नहीं बनाया जाता तो इसमें आप सर्वसामान्य रूप से आधे आधे फीट की दूरी पे इस जो बाहर का जो ये है बीम, उसको आप लगा करके वर्टिकली यानी मिट्टी में आपको सीधे रॉडिंग करके अंदर लगभग 1 फीट की गहराई तक ये करना है रॉडिंग, और आधे आधे फीट के अंतराल पे आपको रॉडिंग करते जाना है पूरे इर्द गिर्द बिल्डिंग के। जो सबसे बाहर वाला जो शहतीर है या बीम है उससे लग के मिट्टी जो है उसका ट्रीटमेंट करना है, तो उसी तरह करना है। और इस आधे आधे फीट के दूरी पे जो आपने रॉडिंग किया हुआ है उसमें आपको लगभग 10 होल लेकर के उसमें 7.5 लीटर का कीटनाशक का घोल वहां पे छोड़ना है, ताकि इस तरह से वो ये जो नीले रंग में दिख रहा है आपको, इस तरह से एक रासायनिक अवरोध बने। कई बार ऐसा होता है कि ये जो बाहरी जो है इर्द गिर्द जो क्षेत्र है इसका भवन का, उसमें ग्रेडिंग किया जाता है, यानी ये देखिए इसको प्लिंथ प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ सीमेंट का मलबा, सीमेंट ये डाला जाता है ताकि कोई चूहे वगैरह यहाँ बिल ना बनाए घर के, इसमें कोई चूहा ना, सांप वगैरह बिच्छू ऐसा कुछ ये ना आए, इस करके इसको प्लिंथ प्रोटेक्शन या एप्रॉन भी बोलते हैं कई लोग। तो अगर ये इस तरह से बन जाता है तब भी आपको यहाँ पे उसके जो बाहर का बीम है उससे सट के आपको ड्रिलिंग करना है और छेद बना करके, ये छेद जो होगा ये इसकी चौड़ाई जितनी भी होगी उतने चौड़ाई को लांग करके ये आर पार जा करके नीचे की जो मिट्टी है वहां तक ये ड्रिलिंग होना जरूरी है। तो इसी तरह करना है, आधे आधे फीट के अंतराल पे आपको ऐसे 10 होल देख के उसमें 7.5 लीटर कीटनाशक का घोल अर्जित करना है, जिससे कि ये इस तरह से आपको कीटनाशक का अवरोध यहाँ पे नीले रंग में आपको नजर आ रहा है। तो उस तरह से आपको ट्रीटमेंट करनी है। फिर आता है 5वां चरण, जिसमें है आपको ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल सराउंडिंग पाइप्स वेस्ट एंड कंड्यूट। तो जब बिल्डिंग या भवन का निर्माण होता है तब कई बार उसमें अलग अलग ड्रेनेज के पाइप, टेलीफोन लाइंस या गैस पाइपलाइन, ये सारे उसमें बना दिए जाते हैं और उनका कनेक्शन बाहरी बिल्डिंग के जो बाहर के सतह से है वहां से कनेक्शन मिट्टी में चला जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में दीमक जो होता है वो उसको हाईवे के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, और इसीलिए जहां पे भी ये पाइप जमीन के अंदर जाता है, पाइप यानी कोई भी गैस पाइपलाइन हो या टेलीफोन लाइन हो या ड्रेनेज पाइप हो, तो उसके इर्द गिर्द की भी ट्रीटमेंट करनी आवश्यक होती है। और ऐसे ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि लगभग मान लो कि ये जो पाइप है ये यहाँ से बिल्डिंग के बाहर से इसमें आया है जमीन में, ड्रेन पाइप, यहाँ पे सेप्टिक टैंक है, सीवेज टैंक या ऐसा जो भी है, और ये जो पाइप है ये जमीन में गया है, तो यहाँ से टर्माइट ऊपर जा सकती है। तो इसकी वजह से लगभग
इस पाइप के इर्द गिर्द आधे फीट की दूरी पे आपको मिट्टी पूरी निकालनी है। यहाँ की लगभग 7.5 सेंटीमीटर गहरे तक आपको जाना है मिट्टी निकाल के, और इसका ट्रीटमेंट करना है कीटनाशक घोल डाल के। लगभग आपको 7.5 लीटर ये पूरे गोल इसमें आपको 7.5 लीटर कीटनाशक का घोल अर्जित करना है, ताकि यहाँ से कोई दीमक ऊपर ना जा सके। उसी तरह ये देखिए, ये जब ये ऐसी परिस्थिति में है जब ये जो पाइप है ये फाउंडेशन पिलर के बाहर आया हुआ है और जमीन में अंदर गया हुआ है। मान लो अगर इसी तरह से ये जो पाइप है ये फाउंडेशन पिलर्स के या प्लिंथ के अंदर कहीं जमीन में जाता है तो इसकी अलग परिस्थिति की जाती है। इसमें 1 फीट की दूरी पे इसका गड्ढा बनाया जाता है, मिट्टी साफ की जाती है और 7.5 सेंटीमीटर गहरे किया जाता है गड्ढा, और फिर 7.5 लीटर कीटनाशक का घोल अर्जित किया जाता है। तो अब आते हैं अंतिम चरण में कि जिसमें है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स। तो कई बारी जब बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है तो उसमें तापमान के फर्क की वजह से कई बार क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये क्रैक्स ना आए करके उसमें एक बीच में 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में जॉइंट्स डाले जाते हैं फाउंडेशन के जगह पे, उसको कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स। तो अगर एक्सपेंशन जॉइंट्स हो किसी बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में नहीं होते ये एक्सपेंशन जॉइंट्स, पर किसी बिल्डिंग में अगर हो एक्सपेंशन जॉइंट्स तो उसकी भी ट्रीटमेंट करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जो 2 गैप होता है उसमें नीचे डायरेक्ट मिट्टी में मिला होता है, वो कनेक्टेड होता है। तो ऐसी तरह के जैसे जॉइंट्स यहाँ देखिए, ये जो है ये 2 बिल्डिंग के बीच का एक्सपेंशन जॉइंट है, और ऐसे परिस्थिति में आपको कीटनाशक का घोल की ट्रीटमेंट करनी है 2 लीटर प्रति मीटर के हिसाब से। प्रति मीटर यानी लंबाई में सीधे लाइन में 2 मीटर के अंतराल पे 1 मीटर के अंतराल पे आपको 2 लीटर कीटनाशक का घोल अर्जित करना है। ये हुआ था। अब जो कुछ हमने देखा वो आरसीसी फाउंडेशन जो जिसमें निम्नतल विरहित था। अब देखेंगे हम जो ट्रीटमेंट है वो आरसीसी फाउंडेशन होगा और जिसमें बेसमेंट बना होगा। तो बेसमेंट जब होता है किसी बिल्डिंग में तो उसका पहले कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो देखेंगे हम, और फिर देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है तो ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। तो देखिए इसमें जैसे अगर कोई आरसीसी भवन है तो उसमें बेसमेंट के लिए जब बनाया जाता है तो गड्ढा काफी गहरा खोदा जाता है, क्योंकि 2 या 1 माला बेसमेंट 1 या बेसमेंट 2, ये 1 या 2 माले, कई बार तो कभी कभार तो 3 माले भी आ जाते। तो बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 अगर होना है तो गड्ढा भी काफी गहरा खोदना पड़ता है, और जो गड्ढा खोदा होता है उसके तल पे जो जा करके फिर ये इसमें लोहे की सलाख का काम होता है इस तरह से, और फिर उसके ऊपर ये स्तंभ बनते हैं या कॉलम्स बनते हैं। फिर उसमें सीमेंट कंक्रीट डाला जाता है। फिर कंक्रीट डालने के बाद ये राफ्ट, ये पूरा कंक्रीटाइज जो ये है जो तल है उसके जो स्लैब है उसमें राफ्ट करके बोलते हैं इसको, उसको बनाया जाता है पूरा सीमेंट कंक्रीट डाल के। और फिर जब ये एक विशेष ऊंचाई पे जब ये कॉलम या ये पहुंचते हैं क्षैतिर, तो उसको उसके ऊपर बीम आ जाते हैं, यानी आड़े तरह के बीम्स, क्षैतिर बोलते हैं उसको। तो ये कॉलम्स और ये आड़े बीम आ जाते हैं। फिर साइड की वॉल बनती है, वो भी कंक्रीट की होती है, बहुत से दफा कंक्रीट की होती है, कभी कभार कोई इसको
ईंट और सीमेंट से भी बनाता है, तो मेसनरी वॉल बोलते हैं उसको। पर ये वैसे तो ज्यादा तो ये जो दीवार होती है ये कंक्रीट की होती है। तो तीनों तरफ से, चारों तरफ से ये जो होती है कंक्रीट की दीवार बनती है। उसके बाद ये सपोज कर लो आप, पहला बेसमेंट है नीचे का, ये दूसरा बेसमेंट बन गया। उसके ऊपर फिर ये बने स्तंभ, बने क्षैतिर बने, फिर उसके ऊपर स्लैब डला। तो इस तरह से फिर ये जब होने के बाद आपके साइड की जो ये मिट्टी होती है, गड्ढा तो अभी भी वैसे ही है, तो इसमें ये मिट्टी डाली जाती है, फिर से उसको बैकफिल बोलते हैं। तो ये बैकफिलिंग होता है दोनों तरफ, तीनों चारों तरफ से, इस तरफ से भी। और ये मैंने खुला छोड़ा है ताकि आपको पता चले कि कैसे किया जाता है ट्रीटमेंट। तो अब देखेंगे तो इस तरह से ये बिल्डिंग, बेसमेंट वाले जो भवन होते हैं वो इस तरह से बनते हैं। अब हम देखेंगे उसकी ट्रीटमेंट कैसे होंगी, जो है भवन निर्माण से पूर्व के दीमक नियंत्रण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो इसमें पहला जो चरण है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल बिलो राफ्ट होता है। तो राफ्ट जैसे कि मैंने बताया कि सबसे नीचे जो सीमेंट कंक्रीट की जो सतह होती है उसको राफ्ट बोलते हैं। तो ये रहा, इसको बोलते हैं टॉप सरफेस ऑफ बॉटम सॉइल, यानी जो गड्ढे में ऊपर जो सॉइल है उस ऊपर वो बॉटम में है, इसलिए टॉप सरफेस ऑफ बॉटम सॉइल बोलते हैं उसको। उसके ऊपर ये लोहे का ये बनता है, सलाखों का कंस्ट्रक्शन, पहले चौकोन बीम, ये पिलर्स टाइप। तो उसके बाद ये जब बन जाता है तो आपको पहले ट्रीटमेंट कराना है। ये बनने से पहले ही आप कर सकते हैं एक्चुअली। तो आपको ये जो टॉप सरफेस ऑफ बॉटम सॉइल है उसका पहले ट्रीटमेंट कराना है कीटनाशक के घोल से, जिसमें आपको 5 लीटर प्रति वर्ग मीटर का घोल अर्जित करना है। तो हर एक मीटर वर्ग में आपको 5 लीटर घोल अर्जित करना है। तो ये जब हो जाता है, ऊपर इसको बोलते हैं राफ्ट, जिसके ऊपर ये कॉलम बने हुए हैं। तो ये जो राफ्ट है ये बन गया, फिर इसके ऊपर कॉलम डल गए, फिर उसके आगे क्या होता है, ये बीम भी आ गए, क्षैतिर आ गए, फिर साथ वाले जो रिटेनिंग वॉल या ये जो दीवार है साइड वाली, उसको रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। तो ये साइड वाली दीवार कॉन्क्रीटाइज्ड बन गई। उसके बाद ये जो दूसरा बेसमेंट आ गया इसके ऊपर। तो इस तरह से ये बन गया। लेकिन ये नीचे का जो आप नीले रंग में देख रहे हैं, वो जो रासायनिक अवरोध जो बना हुआ है वो वैसे ही बना रहता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी वो कायम तरह से वो बन गया, तो वहां से कोई कीट या दीमक भवन के अंदर नहीं आ सकता। तो इसके बाद जब बैक फिलिंग होता है, यानी ये देखिए ट्रीटमेंट अलोंग ऑफ सॉइल अलोंग द रिटेनिंग वॉल। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया प्रक्रिया में कि कैसे बिल्डिंग बनती है, तो उसमें जब ये आपकी स्टेप हो गई तो ये मिट्टी डल गई रिटेनिंग वॉल की तरफ, जो है गड्ढे में गड्ढा खोदा गया था वो मिट्टी आपने वापस डाल दी। तो ये एक एक मीटर के अंतराल पे होना चाहिए, फेजेस में होना चाहिए, ना कि एक बार में ही सारी मिट्टी डाल के आप समाप्त कर दो। क्योंकि हर मीटर के दूरी अंतराल पे आपको ये ट्रीटमेंट करना है। यहाँ जो रिटेनिंग वॉल से सटा हुआ जो मिट्टी का ढेर है उसको पहले तो आपको प्लेन करना है, और फिर उससे लग के आपको रॉड के सहायता से आपको एक एक फीट के गहराई पे रॉडिंग करना है। आधे आधे फीट के अंतराल पे आपको होल्स बनाने हैं, और फिर उसमें कीटनाशक का घोल 7.5 लीटर प्रति वर्टिकल मीटर। तो आपको 7.5 लीटर एक वर्टिकल मीटर का ये बनाना है आपको अवरोध या केमिकल बैरियर। इसी तरह से इसके आगे के चरण में जब फिर से मिट्टी गिरेगी उसमें बैकफिल होगा। तो इसी तरह 10-10
10-10 होल आपको गिन करके उसमें 7.5 लीटर कीटनाशक का घोल अर्जित करना है। ये देखिए, ये जो मिट्टी बैकफिल है ये ऊपर तक पहुंची, यानी ये ग्राउंड लेवल तक पहुंची अब मिट्टी, क्योंकि ये बेसमेंट नीचे का 1, बेसमेंट 2 और ये ग्राउंड लेवल आ गया। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह ट्रीटमेंट करना है, और ना कि एक ही साइड से, बल्कि दीवालों के चारों दीवालों के साइड से आपको इस तरह का ट्रीटमेंट करना है ऊपर तक। देखिए इस तरफ से भी आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये रासायनिक अवरोध तैयार हो गया है। इस तरफ से भी देखिए आप, नीले लाइन दिख रही है, वो सारा रासायनिक अवरोध है। तो अगर आप मिट्टी को निकाल देते हैं तो ये रासायनिक अवरोध कैसे दिखना चाहिए, ये नीले रंग में दिखाया गया है यहाँ पे, कि ये पूरा आपने मिट्टी, ये सारी मिट्टी की वजह से ये पूरा रासायनिक अवरोध बना हुआ है। मिट्टी तो निकाल नहीं सकते, आपको मिट्टी रखनी ही पड़ेगी। तो मिट्टी अगर हम आ, इसी तरह से कल्पना करें कि ये मिट्टी नहीं है, तो फिर ये रासायनिक अवरोध किस तरह से दिखेगा, ये एक यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से चारों तरफ से, ये पीछे की तरफ से भी, दोनों साइड्स की तरफ से भी, और ये आगे की तरफ से भी इसी तरह ट्रीटमेंट होगा, ताकि यहाँ से कोई भी दीमक भवन के अंदर ना जा सके। और फिर जो जब ये ट्रीटमेंट का जो ये है चरण, जो ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है, तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल अलोंग एक्सटर्नल पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग, ये तो आपने पिछले प्रक्रिया में भी देखा था, बेसमेंट विरहित बिल्डिंग में। तो जब ये बेसमेंट तो नीचे हो गए, अब ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी तरह होगा जैसे आम भवनों का होता है। तो जब ये पूरा भवन बन जाएगा, ऊपर के माले सारे बन जाएंगे, तो जो इर्द गिर्द की जमीन है उसमें आपको आधे आधे फीट के अंतराल पे रॉडिंग करना है, 1 फीट गहरे, और फिर उसमें 10 होल्स में 7.5 लीटर कीटनाशक का घोल अर्जित करना है, ताकि 1 मीटर के गहराई तक ये इस तरह से रासायनिक अवरोध बना रहे मिट्टी में। उसी तरह अगर प्लिंथ प्रोटेक्शन या ग्रेडिंग या बैरियर ये एप्रॉन हो, तो भी उस तरह से आपको ट्रीटमेंट करनी है जैसे पहले बताया था, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरसीसी फाउंडेशन बिल्डिंग विद बेसमेंट, फिर पाइप्स और कंड्यूट्स जो होते हैं जैसे, वो भी सेम नियम लागू होते हैं इसमें भी। देखिए अगर ये जो पाइप है, ड्रेनेज पाइप, ये अगर बिल्डिंग के फाउंडेशन के बाहर जमीन में घुस जाता है, तो उसको आधा फीट का गड्ढा, उसमें मिट्टी क्लियर करनी है और फिर उसमें आपको ट्रीटमेंट करनी है। अगर ये फाउंडेशन के अंदर आता है तो 1 फीट की दूरी पे आपको ये ट्रीटमेंट गड्ढा खोद के करना है। तो ये है कुछ वास्तविक चित्र जब ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये है बेसमेंट, देखिए ये यहाँ पे सारा क्लियर किया है, ये लोहे की सलाख का काम चल रहा है, कुछ जगहों पे ये पूरा हो गया है और वहां पे सीमेंट डल गया है। तो ये है प्लिंथ लेवल बोलते हैं, या राफ्ट बोलते हैं इसको, जो ग्राउंड बेसमेंट के लेवल पे होगा उसको राफ्ट बोलते हैं। ये जो जमीनी जैसा होता है उसको राफ्ट बोलते हैं। और ये है गड्ढा, जहाँ यहाँ से खोदा गया था, तो गड्ढा जो है इसको रिटेनिंग, ये जो बनेगी वो रिटेनिंग वॉल होगी, और ये यहाँ की जो मिट्टी यहाँ पे डली जाएगी वापस, उसको बैकफिलिंग कहेंगे। उसी तरह ये भी कुछ चित्र है जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो गड्ढा है उसमें ये बेसमेंट का स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ पे देखिए ये प्लिंथ बनाई हुई है, बन चुकी है, और यहाँ पे वो काम चल रहा है। ये भी उसी तरह की जो क्षैतीर बन रहा है,
या सॉरी क्षैतिज नहीं, इसको हम स्तंभ बोलेंगे। कॉलम जो ऐसे खड़ा होता है वो स्तंभ होता है, जो आड़ा होता है वो क्षैतिज होता है। इस तरह देखिए, इसमें थोड़ा सा बैकफिलिंग सॉइल वापस डाल दिया है, मलबा दोबारा से मिट्टी इसमें डाल दी है। पर ये जब पूरा दीवार जब बनेगी तो ये पूरी यहाँ की जो इर्द गिर्द में जमा की होगी मिट्टी, वो पूरी इस गैप में डाली जाएगी ऊपर तक, ग्राउंड लेवल तक। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ ध्यान में रखना आवश्यक है। ये जो ट्रीटमेंट बताई गई, जो भवन निर्माण से पूर्व के दीमक नियंत्रण की विधि जो है, वो सबटेरेनियन टर्माइट यानी सतह से नीचे रहने वाली दीमक के ही खिलाफ है, ना कि ये ड्राईवुड टर्माइट के खिलाफ है। क्योंकि ड्राईवुड टर्माइट या ड्राईवुड जो दीमक होता है, वो जो होता है वो सिर्फ लकड़े में अपना घर बना लेता है, उसका जमीन से कोई रिश्ता नहीं होता। तो इस वजह से जो ड्राईवुड टर्माइट का ट्रीटमेंट अलग होता है, वो इसके साथ आपको नहीं जोड़ना है। इसके बाद और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, कई बारी भवन निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है, पर उसके बाद कुछ काम निकलता है और उसमें मिट्टी खोदी जाती है, गड्ढे खोदे जाते हैं, फिर कोई नया स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जिस किसी ने आपके पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर ने ये काम किया होगा, ट्रीटमेंट की होगी, तो उसको फिर से बुला करके आपको ये बताना है, और जो रासायनिक अवरोध जो तैयार हुआ था, उसको क्षति पहुंची होगी, तो वो आपको फिर से कायम करना पड़ेगा उस पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर को। अगर कई बार भवन निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट ठीक से किया नहीं जाता, इस वजह से दीमक फिर से आ जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में भी जो भवन का जो मालिक होगा, उसको पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर को बुला करके ये बताना काफी आवश्यक होता है, ताकि वो उसकी फिर से दोबारा जांच करके फिर से ट्रीटमेंट कर सके। कुछ चीजें जो जिनका अवलंबन करना आवश्यक है और कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीजें डूज एंड डोंट्स। जो भी ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें जो कीटनाशक का घोल इस्तेमाल किया जाता है, वो कीटनाशक का जो निर्माता है, उसके निर्देशानुसार होना जरूरी है, ताकि उससे हमें उचित परिणाम मिले। जो रासायनिक अवरोध है वो पूरी तरह से समान रूप से पूरे बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो मिट्टी है उसमें बना होना चाहिए। कहीं रसायन ज्यादा गया है, कहीं कम गया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और आ, दूसरी बात की, जब ये ट्रीटमेंट हुआ हो तो मिट्टी गीली होती है, उसमें रसायन डला होता है, रासायनिक घोल। तो वहां पे बच्चों को या किसी भी इंसान को बिना सुरक्षा के उसके अंदर जाना वर्जित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जो कीटनाशक होते हैं, उसको जो पेस्टिसाइड का कंटेनर होता है, वो दूसरे किसी गमले में या किसी इसमें आपको नहीं रखना है। जो ओरिजिनल कंटेनर होता है, बोतल होती है, उसी में स्टोर करना है। संक्षिप्त में बताऊंगा कि जो कीटनाशक होते हैं, जो दीमक के नियंत्रण में इस्तेमाल होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। जिसमें एक जो होता है वो रिपेलेंट, यानी जिससे कीट दूर भागते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो नॉन रिपेलेंट, यानी जिसमें कोई ऐसी ये नहीं होती जिससे कीट जो है वो उस क्षेत्र से दूर भागे, तो उनको नॉन रिपेलेंट कहा जाता है। पर
रिपेलेंट और नॉन रिपेलेंट में कीटनाशकों में बहुत फर्क होता है। अगर कोई कीटनाशक जो है वो रिपेलेंट है तो उसके कुछ कमियां या खामियां होती है। नॉन रिपेलेंट जो है वो आधुनिक तकनीक से बनाया हुआ होता है, तो उसके कई फायदे भी होते हैं। जो नॉन रिपेलेंट जो कीटनाशक होता है उससे उसके कई फायदे इस तरह से है कि जो टर्माइट होती है या दीमक होती है वो तुरंत उस पे असर नहीं करता और उसको आहिस्ते आहिस्ते मारता है। तो आहिस्ते आहिस्ते मरने से क्या होता है कि जो दीमक होता है वो नॉन रिपेलेंट जो कि दीमक नाशक होता है उसको अपने शरीर पे ले जाके दूसरे सभासदों में भी फैलाता है वो। तो उससे ज्यादा दीमक के ये कर्मचारी मर जाते हैं, या सोल्जर्स या वर्कर्स या क्वीन, कभी कभार क्वीन भी मर जाती है। तो इस तरह से ये फायदे होते हैं। और नॉन रिपेलेंट में ये फायदा हमें नहीं मिलता। बायर के पास दो विशेष तरह के आधुनिक नॉन रिपेलेंट दीमकनाशक है जिनका नाम है, एक तो एजेंडा जिसमें फिप्रोनिल होता है और दूसरा है प्रीमाइस जिसमें इमिडाक्लोप्रिड होता है। और दोनों ही बहुत बेहतर तरह के दीमकनाशक है। तो इस तरह से देखिए कुछ ट्रायल्स किए गए थे जिसमें जो सॉइल थी वो पेट्री डिश में डाली गई और एक तरफ दीमक की कुछ कर्मचारी उसमें 200 छोड़े गए और दूसरी तरफ ये सॉइल जो थी, मिट्टी जो थी उसमें कुछ नहीं था, बीच में एक नॉन रिपेलेंट टर्माइटिसाइड यानी जैसे एजेंडा या प्रीमाइस डाला, स्प्रे किया गया था। तो इसमें पाया गया कि ये पूरे इसमें मिट्टी से टनलिंग करके दूसरी तरफ चले गए और उनको पता भी नहीं चला कि इसमें कोई रासायनिक अवरोध है। तो मान लो ये जो नॉन रिपेलेंट जो कीटनाशक होते हैं ये काफी छोटी मात्रा में काम कर जाते हैं। जैसे कि किसी उसमें भी एक ट्रायल किया गया था जहाँ पे 50 इस तरह के जो दीमक के कर्मचारी थे उनको उनको ये इंसेक्टिसाइड को एक्सपोज किया गया और 500 जो कर्मचारी थे वो बिना किसी एक्सपोजर के दोनों को मिक्स किया गया। तो देखेंगे बिल्कुल कुछ एक दो दिनों के बाद सभी कर्मचारियों को ये जो कीटनाशक था उनमें वो फैल गया था। यानी अगर 0.5 नैनोग्राम की मात्रा में भी ये कीटनाशक दीमक के शरीर पे लग जाता है तो वो उसे मारने में सक्षम होता है। फिर आखिरी में देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। कई बार ट्रीटमेंट जब होता है तो अगर रिपेलेंट कीटनाशक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सपोज कर लो ये सतह है जमीन की जहाँ पे ड्रिलिंग करके ये लाल तरह का हमने रिपेलेंट कीटनाशक अर्जित किया है। तो ये दो जो अवरोध का जो बना है क्षेत्र उसमें गैप रह जाता है। कई बार अगर ट्रीटमेंट पूरी तरह से ना हुआ हो तो गैप रह जाता है और ऐसे गैप से ये जो दीमक है वो आसानी से ये गैप ढूंढ करके निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई अवरोध नहीं है। तो वो उनको पता चल जाता है और वो वहां से निकल के भवन के अंदर जा करके लकड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट ठीक से किया हो, जो बैरियर है, रासायनिक अवरोध है, उसमें कोई गैप नहीं हो, पर फिर भी जो दीमक है कहीं ना कहीं से गैप निकाल करके भवन में
प्रवेश कर जाते हैं। पर यही अगर आप किस्सा देखेंगे नॉन रिपेलेंट जो है कीटनाशक के साथ, जैसे प्रीमाइस है या एजेंडा है, तो दीमक को ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई रासायनिक अवरोध बनाया गया है, और दीमक बिना बेझिझक इसमें से निकल जाती है। जब निकल जाती है तो उनके शरीर पे बिल्कुल थोड़ी मात्रा में ये कीटनाशक लग जाता है, और फिर उसकी वो प्रक्रिया शुरू करता है कीटनाशक। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दीमक जो है वो सामाजिक जीव है, तो वो जब एक दूसरे से कर्मचारी मिलते हैं तो एक दूसरे को चाटते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसमें कई बार कीटनाशक जो होता है ये एक मेंबर से, एक सदस्य से दूसरे सदस्य को फैल जाता है, और फिर जो बाकी के सदस्य जो होंगे वो उनको भी, जिन्होंने ये बैरियर क्रॉस नहीं किया है, उनको भी ये कीटनाशक से मृत्यु हो जाती है। और फिर इसका दीमक का नियंत्रण बहुत ही कारगर तरीके से होता है। तो ये थी आज की चर्चा अपनी, जिसमें भवन निर्माण से पूर्व की जो भी कीटनाशक डाल करके जो दीमक के नियंत्रण की प्रक्रिया कैसे की जाती है, विधि कैसे की जाती है, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे आपके अगर कोई सवाल है